नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। महाराष्ट्र में शपथ विधि हो गई। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बन गए। शिंदे साहब भी वो तमाम जो ड्रामा 10-11 दिन का चला वो ड्रामा खत्म हुआ। ड्रामे की पोल भी हालांकि खुल ही गई। वो फडणवीस ने खुद ही खोल दिया कि कोई नाराजगी नहीं थी, पहले से तैयार बैठे थे। अजीत पवार भी अपनी कुर्सी संभाल चुके हैं। अब पोर्टफोलियो और मंत्री कौन कौन बनेगा ये मामला है, निपट जाएगा ये भी, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। लेकिन मुश्किल है राजीव कुमार के लिए, मुश्किल है उस मशीन के लिए जिस मशीन के सहारे सत्ता का सफर तय करती है भाजपा। लोगों को लगा या राजीव कुमार के कैंप को लगा, भाजपा के सपोर्टर्स को लगा कि मरकड़वाड़ी गांव में 288 मुकदमे होने के बाद महाराष्ट्र अब चुप हो जाएगा, खामोश हो जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र में अंदर खाने की बड़ी तैयारी चल रही है, बड़े पैमाने पर। तमाम ऐसे संगठन हैं, एनजीओज हैं, एक्टिविस्ट हैं, रिटायर्ड जज हैं, पत्रकार हैं, वो अलग अलग मोर्चों पर तैयारी कर रहे हैं और सबकी तैयारी है कि अपने अपने जगहों पर एक संगठन तैयार करें, एक मोर्चा तैयार करें और फिर इन मोर्चों को इकट्ठा किया जाए उसी तर्ज पर जैसे किसान आंदोलन हुआ था। किसान आंदोलन में तमाम छोटे 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 से लेके बड़े तक किसान संगठन थे और वो अलग अलग संगठन फिर एक बैनर के नीचे, एक छतरी के नीचे आ गए जब बनाया संयुक्त किसान मोर्चा। और अब जो आंदोलन चल रहा है खनौरी से लेकर के शंभू बॉर्डर तक, वो भी संयुक्त किसान मोर्चा है। आगे गैर राजनीतिक लग गया है क्योंकि पिछली बार के आंदोलन के कुछ अगुआ और पोस्टर बॉय आंदोलन के विक्रेता साबित हो गए थे। खैर, इसकी चर्चा मैंने उदाहरण के लिए दी कि कैसे आंदोलन को इकट्ठा किया गया छतरी के नीचे। महाराष्ट्र में जमीनी स्तर पर कुछ ऐसी ही तैयारी चल रही है और इन तैयारियों को और जोर इसलिए पकड़ाया गया है क्योंकि महाराष्ट्र में आने वाले वक्त में स्थानीय निकाय के चुनाव होंगे। करीब 25 जगहों पर नगर निगम के चुनाव होने हैं, यानी मेयर के चुनाव होने हैं। ये चुनाव बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बराबर ताकतवर होता है। जो मेयर जो है, मेयर से मुख्यमंत्री तक का सफर देख चुका है महाराष्ट्र, तो ये मेयर बड़े ताकतवर होते हैं। अभी एक सांसद जो हैं वो पहले मेयर ही हुआ करते थे पुणे के, उनका नाम भी चर्चाओं में आया था मुख्यमंत्री की। हालांकि वो नाम आते ही वो नाम खारिज भी हो गया क्योंकि चर्चा में आ गया था। तो ये स्थानीय निकाय के चुनाव, ये महाराष्ट्र के तमाम जो सामाजिक कार्यकर्ता हैं, एक्टिविस्ट हैं, संगठन हैं, एनजीओज हैं, इन्होंने तय किया है कि ये हर हाल में बैलेट पर होगा, मशीनों पर कतई भरोसा नहीं होगा और एक बाकायदे बड़ा आंदोलन चलाया जाएगा। इस आंदोलन में अलग अलग विंग्स काम करेंगे, कुछ लीगल में जाएंगे, कुछ आयोग में जाएंगे, कुछ सड़क पर आएंगे। मतलब बाकायदे प्लानिंग चल रही है। ये पूरी प्लानिंग समझने के लिए उस आंदोलन की नींव में ईंट रखने वाले लोगों में से एक हैं हेमंत पाटिल। ये भी अपने स्तर पर ये अपना एक जो है जागरूकता अभियान चला करके अपने स्तर पर लोगों को जोड़ रहे हैं हेमंत पाटिल। और पूरे इस आंदोलन की जो नींव डाली जा रही है उस नींव पर पूरी नजर रखे हुए हैं कि कौन कौन लोग कहां कहां कैसे जुड़ रहे हैं। हेमंत पाटिल साहब हमारे साथ हैं, कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए हेमंत पाटिल साहब। पाटिल साहब, क्या सीधा सवाल है, क्या तैयारी चल रही है महाराष्ट्र में? क्योंकि लोगों को लगा कि अब तो सरकार बन गई, अब आंदोलन खत्म, अब मशीन सेफ है, फिर अगले बार मशीन का इस्तेमाल होगा। लेकिन जो सुनने में आ रहा है, आपके जरिए मेरे तक जानकारी आई कि नहीं, ये मशीन तो हर हाल में हटेगी, महाराष्ट्र में इसकी तैयारी हो रही है। तो जब लोग आराम फरमा रहे हैं तो क्या तैयारी चल रही है, जरा बताइए। पहले मैं सबसे पहला मैं 2 बातें कहना चाहूँगा कि आप जो कह रहे हैं, मैं बहुत सालों से कह रहा हूँ कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है, आपको पता है। हमने 2-4 कार्यक्रम भी उसमें किए हैं। अभी फिलहाल मैंने 7 एपिसोड का मतलब 7 इसमें 4-4, 5-5 मुद्दे आएँगे, ऐसा मैंने सोशल मीडिया पे ये आवाज़ उठाया, ऐसे मैंने पोस्ट किया था। अब दूसरी एक बात है कि एक सब अहम बात अभी 2 इस मतलब पिछले साल से आज तक 1 साल में 2-3 बातें बहुत अहम हो गई है। पहली बात, अभी मैं मार्केटवाड़ी की बात कर रहा हूँ, तो उस जगह वो जो उत्तम जानकर करके है, जो एमएलए चुन के आए शरद पवार के गुट के,
तो वो अब 11 समथिंग हजार से वो चुन के आए, ठीक है। अभी इसमें एक सबसे अहम बात ये है कि जो आदमी चुनकर आया, समझो, हारने के बाद ईवीएम का मसला नहीं उठाया उन लोगों ने, जीतने के बाद ईवीएम का मसला उठाया। ये बहुत अहम बात है। दूसरी बात, मैं पिछले कुछ मतलब लोकसभा के पहले दिल्ली का आंदोलन आपको आपको तो पता है, वहां भी कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम के खिलाफ नहीं थी। और जो भी आपने मतलब वो लोगों ने छेड़ा हुआ आंदोलन था, वो भी अभी यहाँ भी लोग ही आंदोलन छेड़ रहे हैं। ये आज की तारीख में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी खुल के सामने नहीं आई कि चलो भाई हम लोग को ये है कि हम लोग का ईवीएम के खिलाफ आते, हम सब रास्ते पे उतर जाएंगे। ऐसे कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने खुल के 100% कुछ दिया नहीं है। अभी जो भी दिया है सब पूरा मतलब जो भी चल रहा है ये एनजीओ और लोगों ने खुद होके ये किया है। इसमें कोई ये नहीं है। ये इसलिए मैंने आपको कहा कि हारने के बाद नहीं, ये जीतने के बाद आया हुआ मसला है। ये आप हमको समझना चाहिए पूरे देश के लिए। अब दूसरी बात ऐसी है इसमें कि अभी अब अलग-अलग पुणे में बहुत सारे एनजीओ है। एनजीओ है, कुछ प्राइवेट लोग हैं, कुछ ऐसे है कि जो नहीं चाहते कि ये गलत है, ये गलत हुआ है तो गलत सही करने के लिए वो लोग इंटरेस्टेड है। तो वो सब मिलके छोटे-छोटे जैसे आपने कहा, तो वो ऐसे छोटे-छोटे ग्रुप मिलके वो आंदोलन छेड़ रहे हैं। वो आंदोलन की शुरुआत शुरू कर रहे हैं। अभी परसों तो सुना हमने कि मरकटवाड़ी में राहुल गांधी आने वाले हैं वहां से, या कोई वो भी शुरू करने वाले हैं उनकी रैली। तो वो मरकटवाड़ी से ऐसे सुना है कि मरकटवाड़ी से वो शुरू करेंगे। लेकिन उधर के लोगों ने बहुत अच्छा डेयरिंग से वो काम किया कि हम लोग इलेक्शन लेंगे। तो अभी पुणे में ये तैयारी है। पुणे में या इधर के लोगों को शुरू तो यहाँ से हुआ, अभी बाहर भी कहीं हुआ, सोलापुर में हुआ और सिटी में हुआ, लेकिन यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्टिव का काम इसके खिलाफ होने वाला है। इसका मतलब क्या है कि सोशल मीडिया पूरा इसके खिलाफ उतरने वाले, सोशल मीडिया में एक टीम रहेगी। वो पहली बात तो ये अवेयरनेस किया जाएगा कि ये ईवीएम और बैलेट यूनिट, ईवीएम और ये पेपर का फर्क क्या है उसमें। मतलब ईवीएम कैसे ये है, ईवीएम में फ्रॉड कैसे हो सकता है, और पेपर पे इलेक्शन लिया तो कैसे नहीं हो सकता है। और ईवीएम के आज तक के जो किस्से हैं, ये सब लोगों को बस पहली बात समझाया जाएगा। अगर लोगों को समझाने के बाद भी लोग और जुड़ेंगे। तो ये सोशल मीडिया से करेंगे पहली बात। दूसरी बात, मीडिया में जाएंगे, मीडिया में प्रेस होगा या कुछ अलग-अलग शहरों में उस पे स्पीचेस होंगे उसके बारे में। लोक जागृति जो करना मैं कह रहा हूँ, वो होगा। ये एक बात है, मतलब जैसे हमारे यहाँ लास्ट टाइम आपने देखा होगा इलेक्शन के पहले, मतलब वो लोकसभा इलेक्शन के पहले निखिल वागले, विश्वम्बर चौधरी, असीम सरोदे, इन लोगों ने बहुत अच्छा अलग-अलग जगह पे जाके निर्भय बनो करके ये किया था। तो ऐसे ही एक मूवमेंट चलेगी कि अलग-अलग जगह जाके, अलग-अलग शहरों में जाके भले 4 लोग आए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन 4 लोगों के सामने ईवीएम के खिलाफ सब डिटेलिंग उनको दिए जाएंगे, उनके खिलाफ वहां पे ईवीएम के खिलाफ बात की जाएगी। उसके खिलाफ मुद्दे लोगों के सामने रखे जाएंगे। मतलब ऐसे एक सोशल मीडिया हो या कोई सभा हो, ऐसे सब जगह से ये शुरू होगा। ये हो गया एक बात, पहली बात। मतलब मैं पूरा थोड़ा-सा प्लान ये करके बोलता हूँ आपको। दूसरी बात है कि जो लीगल एविडेंस है, मतलब अब मैंने आपकी इसमें अशोक जी के इसमें सुना था कि उन्होंने कहा था कि सोलापुर में, मतलब मुझे वो कंफर्म नहीं है लेकिन अशोक जी के मुंह से ही मैंने सुना था कि सोलापुर में एक कैंडिडेट को 0 वोटिंग मिल गया, और 0 वोट मिल गया, और उसका खुद का भी वोटिंग वहां ही था। मतलब उसने ये किया कि मेरा खुद का भी नहीं मिला क्या? तो ये सब एविडेंस हम कलेक्ट कर रहे हैं। या मनसे का वो मुंबई का वो मनसे का एक कैंडिडेट है, उस घर में 4 वोटिंग वोट है। डोंबिवली वाला। राजेश, हाँ, राजेश।
तो उसके पास 4 वोटिंग है, लेकिन 2 ही वोट उसको मिले वो इसमें। तो ऐसे जो भी किस्से हैं, तो वो किस्से या मशीन बदली गई है वो, ये सब किस्से हम लोग जमा करेंगे और एक लीगल मूवमेंट चलाएँगे। लीगल मूवमेंट में क्या है कि हमारा ये बात कहने का हमारा स्ट्रैटेजी ऐसे होगी कि जो भी हो हम लोग सुप्रीम कोर्ट और इलेक्शन कमीशन दोनों के पास भी जाएँगे। उसमें जाने के बाद उसमें हम लोग एक ड्राफ्ट करके इसके खिलाफ और दूसरी बात उसमें हम सब लोगों के सिग्नेचर लेंगे, नोटराइज करके डॉक्यूमेंट वो होगा, लेकिन सिग्नेचर ऐसे होंगे, सिर्फ सिग्नेचर नहीं होंगे, वहां पे उसका मोबाइल नंबर, आधार कार्ड, पैन कार्ड, उसको लीगल होगा, मतलब लीगल उस पे ऑथेंटिसिटी आएगी। तो उनका डिटेल ये लेके फिर हम इलेक्शन कमीशन के पास जाएँगे। भाई हमारे हमको ये मंजूर नहीं है, हमको बैलेट कैंडिडेट इस पे भरोसा नहीं है। ये लीगल कुछ हम फाइट करेंगे, सुप्रीम कोर्ट तक सब जगह पे फाइट करेंगे। फिर उसके बाद हम पॉलिटिकल पार्टियों को प्रेजेंटेशन देंगे कि हमारा ठीक है, हमको तो ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग कॉमन लोग हैं। ठीक है, कॉमन लोगों को क्या ये आ गया नहीं तो वो आ गया, लेकिन कॉमन लोग यही चाहता है कि जिस लोगों ने अच्छी पॉलिसी बनाई तो उन लोगों को सत्ता में आना चाहिए, इतना ही कॉमन आदमी का होता है। मेजर लॉस तो ये पॉलिटिकल पार्टी का हो गया, उनका ही होता है। तो हम उनको कन्विंस करेंगे, ट्राई करेंगे कि आप खुलकर सामने आए, जैसे राहुल गांधी ने कहा कि वो एक खरगे जी ने कहा था कि राहुल गांधी एक यात्रा निकालेंगे पूरे देश में ईवीएम के खिलाफ। तो वैसे ही हम लोग सारे दूसरे पॉलिटिकल पार्टी को, उद्धव जी या शरद पवार जी, उनके पास उनके जाएंगे और उनको ये करेंगे कि आप भी, आपके भी लोग खुलकर आए। उनके लोग हैं अभी कुछ मतलब जो पुणे में ऐसे में एक 2-4 दिन पहले पुणे में ये सुषमा अंधारे जी वो और कुछ लोग जो पॉलिटिकल लोग हैं, जो उम्मीदवार है, जो हार गए थे, जिनको लगता है कि यहाँ पे गड़बड़ हो गया, वो और बीजी कोलसे पाटिल, ये सब बड़े-बड़े लोग 1000 1500 लेके वो विधान भवन के पीछे बाहर बैठे थे। बाबा साहेब आम्बेडकर के पुतले के वहां भी उनको भी नमन करके वो वहां बैठे थे और उन्होंने शपथ ली कि हम लोग ईवीएम नहीं आगे के इलेक्शन में नहीं होने देंगे, बैलेट पे वोटिंग करेंगे। तो इस ये तरीके कब से हो रहा था? जब जब देवेंद्र फडणवीस का शपथ चल रहा था तो इधर विरोध चल रहा था क्या? नहीं, शायद उसके पहले दिन, 1 दिन पहला या वही दिन, अच्छा। हाँ, यस 5 तारीख, सॉरी 5 तारीख, हाँ। उसी दिन इधर वो चल रहा था। पॉलिटिकल पार्टी के लोग भी थे उसमें से हाँ। बहुत सारे, मतलब वो भी इंटरेस्टेड ले रहे हैं, ऐसा मैं ये नहीं कह रहा कि वो नहीं, लेकिन वो मास लेवल पे अभी पूरा, मतलब पूरा पार्टी लेवल पे हम उनको लाने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब जैसे कि शरद पवार जी ने कहा था या उद्धव ठाकरे जी ने कहा था या और भी कोई पार्टी, मतलब नॉट ये 2 ही नहीं, लेकिन और भी कुछ लोगों को हम लोग ये करेंगे कि उनको भी कन्विंस करेंगे कि आप लोग भी इसमें आ जाओ। आपके सारे कार्यकर्ता या जिसको देखो, ये बात कैसी है कि ये आपको ठीक लग गया तो ठीक है, नहीं लगा तो आप मत आओ, मतलब आपके डिपेंड है, आपको सम ये है। फिर तीसरे बात हम लोग जैसे आपको बोला कि ईवीएम और बैलेट पेपर, इन दोनों की ये लोगों को समझाएंगे कि ईवीएम में एग्जैक्टली क्या हो सकता है। और ये हम नहीं, सिर्फ हम नहीं समझाएंगे, कुछ टेक्निकल लोग लेके समझाएंगे, जैसे कि कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर, अभी बहुत सारे सोशल मीडिया पे ये आ रहा है, बहुत। मतलब सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नाम से वो ऐसे हो सकता है, नहीं हो सकता है, जो भी है ये आ रहा है। तो कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कुछ हार्डवेयर इंजीनियर, देखो वो दोनों भी है, सॉफ्टवेयर भी है, हार्डवेयर भी है, वो लोग एन नंबर ऑफ इंडिया में अभी तक वो लोग बोल रहे हैं, लेकिन उनको भी साथ लेके ये करेंगे कि एग्जैक्टली क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो ये ऐसा अवेयरनेस क्रिएट करके हम लोग बहुत, मतलब सब फ्रंट पे हम लोग काम करेंगे। लेकिन पाटिल साहब, एक एक सवाल बस यही आखिर, क्योंकि मैं शॉर्ट में ही चाहता था दर्शकों तक जाए ये पूरा मामला। ये 1000 1500 2000 लोगों की भीड़ से क्या होगा? इतना इतना तो, इतनी भीड़ से सरकार पे तो मुझे नहीं लगता कोई फर्क पड़ने वाला है, नहीं जिस देखो, हिसाब से मोदी जी चल रहा है। हाँ। अभी तो सरकार में फर्क पड़ने वाला ही नहीं है। हम्म।
सरकार पे कुछ पड़ने वाला नहीं। सरकार वो होगी, वो है, वो 5 साल चलेगी, जितने भी दिन चलेगी, वो तो होगा, उसमें कोई ये नहीं है। सरकार पे फर्क नहीं पड़ेगा। अभी देखो, ये कौन करेगा? तो ये 2 लोग उसमें से कर सकते हैं। एक है इलेक्शन कमीशन और दूसरा हम्म, है सुप्रीम कोर्ट। हम्म, ये डिसाइड फैक्टर ये दोनों ही है। या तीसरा हम्म, फाइनल फैक्टर है डिसाइड, तो वो सांसद, हम्म, जिन्होंने वो लॉ है 1951 लोक प्रतिनिधि कायदा, उसमें से वो हम्म, बदल कर सकते हैं कि पेपर पे लो। ये 3 ही लोग हैं। राज्य सरकार का उसमें कोई भी ये नहीं है, इश्यू नहीं है। हाँ, प्रॉपर इलेक्शन की जो स्थानिक स्वराज्य संस्था का है, वहां पे राज्य शासन भी कर सकता है, नहीं, लेकिन उनपे मेरा कहना यह है कि ये 1,500-2,000 लोगों से दबाव कैसे बन पाएगा, क्योंकि ये जो मोदी जी या राजीव कुमार हैं, इन पर दबाव बनाने के लिए बहुत एक बड़ा जन आंदोलन चाहिए। ये 1,500-2,000 लोगों का तो लोड ही नहीं लगे, करते रहो आंदोलन, होगा मशीन पर ही। आप कह रहे हो कि हम हटवा के छोड़ेंगे, लेकिन 1,500-2,000 लोगों के आंदोलन से इनको फर्क नहीं पड़ता। ये कहेंगे करते रहो नहीं, नहीं, आंदोलन, होगा मशीन नहीं, से नहीं, ही। नहीं, नहीं। मैं 1,500-2,000 की बात ही नहीं कर रहा हूँ। देखो, मैंने कहा कि 5 तारीख में वहां 1,500-2,000 लोग थे। हम्म, उसके पहले मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अभी देखो, पुणे में अब महाराष्ट्र में अगर 35 जिले है, तो हर एक जिले में वो मूवमेंट होगा। मैं यहाँ की नहीं ये कर रहा हूँ। या कुछ लोग अभी भी, मतलब लोकसभा के पहले भी आपने देखा होगा, आपने कार्यक्रम भी किया है उस पे, तो कुछ जिले में, कुछ गांव में मूवमेंट है। या कुछ लोगों ने इंडिविजुअल मूवमेंट भी किया है, जैसे निरंजन टकले ने, उन्होंने किया था, वो सीनियर रिपोर्टर निरंजन टकले, उन्होंने ही मूवमेंट किया था। ऐसे बहुत सारे लोगों ने कुछ छोटी मोटी मूवमेंट किया है, लेकिन उसको एक जगह लाके, उसको एक ये करके फिर वो होगा। मतलब मैं आपका सहमत हूँ, वह ऐसे भी इधर 1,500-2,000 आए, ऐसे कुछ नहीं होगा। तो मैंने उसके लिए पहले आपसे कहा कि ये सोशल मीडिया पे जोर से वो उसको सब महाराष्ट्र में या बाहर भी वो जाना चाहिए। वो कोशिश रहेगी। कुछ एड कैंपेन रहेगा उसके खिलाफ, कुछ मूवमेंट्स रहेंगे हर सिटी में, जिले में, गांव में, तालुका में, यहाँ सब जाएंगे। सिर्फ यहाँ क्यों? पे नहीं होगा। मैं एक उदाहरण देता हूं, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि हम लोग सच्चाई को समझेंगे तो बेहतर हो सकता है आगे कुछ हो पाए। 5 तारीख को शपथ ग्रहण के दिन ही दोपहर में 1 बजे से 3 बजे के बीच पत्रकार हैं प्रकाश पोहरे। प्रकाश पोहरे ने एक वो कॉल किया, एक मूवमेंट कॉल किया, जो है कि 1 से 3 में काली पट्टी बांध करके लोग जाएंगे कलेक्ट्रेट में, जिला मुख्यालय पर जाएं, धरना प्रदर्शन करेंगे। प्रकाश पोहरे को तो पुलिस लेके गई, बैठा ली थाने में। मुझे खबर मिली कहीं कहीं गांव कस्बे में तो थोड़ा बहुत लोग निकले भी। अकोला में कुल 50 आदमी थे, बमुश्किल से 50 लोग। बताइए, क्या 50 ही कैपेसिटी है कांग्रेस की? कांग्रेस के पास 50 कार्यकर्ता है, तब तो ये नतीजे भी कम है। जो 10-5 सीटें जीती है वो भी नहीं जीतना चाहिए कांग्रेस को। क्या 50 कार्यकर्ता है? क्या प्रकाश पोहरे, अगर एक पत्रकार ने एक कदम बढ़ाया तो उसके पीछे, और वो वही बात है जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस में जयराम रमेश और सुप्रिया सिरनेत और पवन खेड़ा बोलते हैं। इन्हें क्या है, निकले साहब कागज लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस की और फिर जाकर के सो गए। न सड़क के मूवमेंट से इनको कोई मतलब है, न इनको मशीन से मतलब है, न कागज से मतलब है। हकीकत है, सरकार किसी की बने, भाजपा की भी सरकार में जयराम रमेश को थोड़ा कोई दिक्कत है? सांसद हैं, सांसद के जो ठाट बाट हैं वो रहेंगे ही। कोई फर्क नहीं पड़ता है कि हेमंत पाटिल कहाँ धक्के खा रहे हैं, कोलसे पाटिल कहाँ धक्के खा रहे हैं 80 साल की उम्र में, प्रकाश पोहरे कहाँ धक्के खा रहे हैं, पुलिस कहाँ बैठाई हुई है, उन्हें मतलब नहीं है। निरंजन टकले से मतलब नहीं है। तो ये बात यहाँ पर इस इच्छा शक्ति से मैं इसको जोड़ रहा हूं कि इसकी कामयाबी कैसे मिलेगी जब ये अपोजिशन और कांग्रेस जैसी अपोजिशन। अकोला में जब मैं सुना, बड़ा मैं उम्मीद था, मुझे, मैं सोचा कि प्रोग्राम करूंगा कि एक तरफ शपथ हो रहा था और एक तरफ सड़कों पर लोग थे, लेकिन पता चला सड़क पर अकोला में 50 लोग थे। क्या प्रोग्राम करें, 50 लोग हैं तो? कांग्रेस की स्ट्रेंथ क्या है अकोला में? अपोजिशन की थोड़ा बहुत स्ट्रेंथ शरद पवार की पार्टी की होगी, थोड़े बहुत जो है उद्धव ठाकरे की। अगर उस कॉल पे अकोला में 5,000 आदमी भी होते तो ये 5,000 की संख्या पर होता है। 50 आदमी, 50 आदमी तो आप अभी समोसा बंटवाने लोगों तो 100 आदमी आ जाएंगे समोसा खाने के लिए। 50 आदमी आए हैं, मजाक ही है ये। मैं बाबा नहीं, अढ़ाओ बैठे, 90 साल की उम्र है,
मैं इसलिए कह रहा हूं कि यही इसी पर आखिर कंक्लूड करेंगे आपका कमेंट। बाबा अढ़ाव है, 90 साल की उम्र है। 95। जब अन्ना हजारे, मैं तो आज भी कहता हूं कि अन्ना हजारे का राजनीतिक रूप से इस्तेमाल हुआ। जिस करप्शन के खिलाफ अन्ना हजारे को बैठाया गया था, करप्शन के विरोध की मूर्ति बना करके, उस करप्शन में सूद ब्याज सहित जुड़ गया है। कितना करप्शन है कोई गिनती नहीं है। लेकिन यह है कि अब करप्शन पर कोई बात नहीं कर सकता है। अब बात करना गुनाह है करप्शन पर। मतलब करप्शन को सेंसर कर दिया गया कि करप्शन पर बातचीत करना सेंसर उस पे है, रोक है। तो अन्ना हजारे जब एक पॉलिटिकल इस्तेमाल के लिए हो सकते हैं, तो इस देश में उस मशीन पर विश्वास करोड़ों लोगों को नहीं है। ये मैं ग्राउंड पे देखा हुआ हूं। तो क्यों नहीं बाबा अढ़ाव को शरद पवार गए थे मिलने, उद्धव ठाकरे गए थे, क्या ये लोग समझा दिए? उद्धव ठाकरे से भी शायद फोन पे बातचीत हुई, क्या समझा दिए कि अरे बाबा जाओ घर बैठो? बाबा अढ़ाव कोई बैठाते? एक बाबा अढ़ाव जैसे 90 साल की उम्र का आदमी अगर बैठता है तो एक मनोवैज्ञानिक दबाव तो बनता ही बनता। इस देश का जो आम जन है वो भी देखता है कि 90 साल की उम्र में बाबा अढ़ाव क्यों करेंगे आंदोलन? उनको क्या लाभ है? ना उनको मुख्यमंत्री बनना, ना प्रधानमंत्री बनना, ना राष्ट्रपति बनना, ना भारत रत्न लेना है। 75 साल की उम्र में तो अन्ना हजारे के पीछे पूरा देश खड़ा हो गया था। 90 साल के बाबा अढ़ाव के पीछे नहीं एकजुट हो सकता था। भावनात्मक लोग हैं, जरूर होते, लेकिन वो भी 2 दिन बैठे। 2 दिन बैठे वो, उसके बाद उनको कैसे क्या शरद पवार मिले, ये लोग मिले, क्या हुआ? आपको बाबा अढ़ाव के पीछे भी, यहाँ पे वही कह रहा हूं कि उनके पीछे खड़ा होने वाला स्ट्रेंथ तो हो। किसे नहीं पता इस देश में कि अन्ना हजारे के आंदोलन के पीछे भाजपा और संघ का स्ट्रक्चर था, ढांचा था। भाजपा और संघ का स्ट्रक्चर नहीं होता, ढांचा नहीं होता, ग्रास रूट लेवल पर वो लोग उस मूवमेंट को नहीं खड़ा किए होते, तो अन्ना हजारे का आंदोलन फ्लॉप होता। बराबर। 50 100 500 आदमी, शायद उनके पास भी 500 लोग खड़े होकर के झंडा हिलाते, लेकिन उसके पीछे पूरा संघ लग गया। तो उससे मुकाबला करने वाली कांग्रेस ऐसी है कि बाबा अढ़ाव बैठे हैं, पता चला एक गिलास पानी देने वाला कोई कांग्रेसी नहीं जाएगा, कहेगा अरे बैठे हैं छोड़ो ना यार, उसमें क्या होता है, हम अलग अपना देख लेंगे कुछ व्यवस्था। आंदोलन खड़ा करने के लिए अगर कोई आदमी, वो कांग्रेस का एजेंट नहीं होना चाहिए, न भाजपा का एजेंट होना चाहिए, एक ऐसा कार्यकर्ता जिसमें अभी भी जज्बा है डेमोक्रेसी और संविधान को लेकर के, उनके पीछे तो खड़े हो सकते हो। और संघ और भाजपा जैसे दबके और छिपके मत करो पर्दे के पीछे से, खुल करके खड़े हो, खुल करके। मैं तो इतना कह रहा हूं, ये तो पर्दे के पीछे से खेलने वाले लोग हैं, खुल के आओ ना। लेकिन खुल के कहां से आओगे जब 50 आदमी भी इकट्ठा नहीं कर पाओगे? खैर चलिए, आप लोग लगे हैं, मुझे तो इसी से उम्मीद है, उम्मीदों पर दुनिया कायम है। उम्मीद है जब कोलसे पाटिल जज साहब, उनकी भी उम्र 80 के करीब है। नहीं, आखिरी मैं ये कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे 2-3 बातें उसमें है कि एक तो पहली बात ये है कि लोगों को विश्वास, मतलब ये भी आप जो पॉलिटिकल पार्टी कह रहे हो, तो उनको समझ में ही नहीं आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है। पहली बात आप ये समझो, उसके लिए उनके पास खुलकर आने के लिए कुछ नहीं है। दूसरी बात वो सोचते हैं कि यार ये मशीन तो कांग्रेस नहीं लाया था, फिर कांग्रेस क्यों जाए? वो उनको क्या पता नहीं, उनको क्यों डर लग रहा है। और तीसरी बात, ये लोग जैसे आप कोहरे का उदाहरण दे रहे हो, तो वैसे वो आप आंदोलन करने जाओ तो इमीडिएट आपको उसके पहले ही वो अंदर डाल देते। तो ये डर उनके पास भी है। और चौथी बात, उनके उनके भी कुछ ईडी सीबीआई वगैरह उनके पास भी, उनके पीछे भी रहेंगे कुछ लोगों के पीछे। लेकिन ये पहले ये समझना चाहिए उन्होंने कि इसका फायदा किसके लिए है? डेमोक्रेसी के लिए है, इसका फायदा लोगों के लिए है और अपने खुद के लिए है। चाहे उसमें क्या निकले न, बाद में वाली बात है, समझ तो लेना चाहिए। एटलीस्ट वो क्या है और क्यों है होता है, वो तो समझ लेने चाहिए। किसी टेक्नोलॉजी बिल्कुल, लोगों को बुला के, यहाँ बिल्कुल। प्रॉब्लम है, उसके लिए वो नहीं आ सकते। नहीं नहीं, मैं आपके बात से सहमत हूं, लेकिन एक बात इसमें फिर आखिर में यही कहेंगे कि अगर जेल से डर लग रहा है तो राजनीति छोड़ दो, जाओ धनिया मिर्च की दुकान खोल के बैठो, या हलवाई की दुकान खोल के बैठो, रबड़ी बेचो, दही बेचो। करेक्ट। जेल जाने से डरते तो जिस कांग्रेस के शीर्ष पुरुष नेहरू से लेकर के और पटेल तक जेल में ही जिंदगी का अहम हिस्सा गुजर गया, तब देश आजाद हुआ है।
ये करेक्ट। मशीन से आजादी के लिए नहीं जेल जा सकते हैं, ये देश क्या आजाद कराएंगे? खाक ऐसे लोगों पर शर्म आती है, और राजनीतिक दल में किसी पार्टी के नेता हूं, ये इस देश पर धब्बा है सब। बराबर। हमें कम डर लगता है? खूब डर लगता है, बहुत लोग डराते हैं, खूब डराते हैं और खूब डरते हैं हम। तो हम बोलना बंद कर दें? हमें तो रोज रहता है कि पता नहीं कल जेल में डाल देंगे, परसों जेल में डाल देंगे, लेकिन सवेरे शाम तक 4 प्रोग्राम में बोलता हूँ, 5 प्रोग्राम में, भाऊ 4 प्रोग्राम में बोलते हैं। निर्भय बनो बराबर। मंच में लोकसभा चुनाव से पहले कम से कम 20 अलग अलग 20-22 भाषण हुए अशोक यस वानखेड़े यस, जी के। करेक्ट हैं? करेक्ट करेक्ट, जहां मैं जाते भी थे एक वहां पर उसमें लोग था। घुसते थे कि टाइगर आया उसको सुनना है। तो हम तो हाँ। जुबान बंद कर लें। हम पत्रकार हैं, हमें ना मुख्यमंत्री बनना ना प्रधानमंत्री बनना है भाई, और ना सुप्रीम कोर्ट का जज बनना है, ना इलेक्शन कमीशन का चीफ बनना है, राजीव कुमार भी नहीं बनना है, न कैग बनना है, मुर्मू भी नहीं बनना है। हम जो है वही जाना है हमें। बराबर। मर्सिडीज में और ऑडी में भी नहीं घूमने का सपना कोई है। तो हम तो सुबह शाम तक बोल रहे हैं, इनको डर है। और अगर इनको इनका और दूसरा जो आपने कहा, अगर इनको एक क्लियर नहीं है कि ईवीएम का मसला, तो फिर पीसी नहीं करना चाहिए जयराम रमेश को। प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आते हो क्या मोदी जैसे? आप भी देश को मूर्ख बनाना चाहते हो? क्यों करते हो अगर इतने ना समझ हो तो? और ऐसे ना समझो को तो होने नहीं चाहिए जो है कांग्रेस का मीडिया सेल का प्रभारी महासचिव। प्रेस के सामने आना नहीं चाहिए, प्रेस के सामने तो समझदार लोगों को आना चाहिए। बराबर। नतीजे आते हैं तो आप डिसोन कर देते हो, नतीजे आते हैं तो मशीन पर ठीकरा फोड़ के उस नतीजे को डिसोन कर देते हो, नहीं ये हम नहीं मानेंगे, खारिज कर रहे हैं। उसके बाद लड़ेगा कौन? ये खारिज ना हुआ, चोर सिपाही खेल हो गया। जब मन हुआ खेल लिया, और जब मन हुआ अब हो गई शाम चलो घर पे, नहीं तो पापा मारेंगे। है? मैं दो दो एग्जांपल दूंगा लास्ट आखिरी में। जो चंडीगढ़ में जिस आदमी ने वो मेयर इलेक्शन में जो जिसने मसीह। वो फ्रॉड किया, वो आदमी को जेल में डाल दिया क्या? नहीं, उस पर तो हाँ, टिप्पणी कर दी थी चंद्रचूड़ ने। तो इस देश कांग्रेस की ने किया क्या? न्यायपालिका पर एक और बदनुमा जो है चैप्टर लिख कर गए हैं जो चंद्रचूड़ साहब। चंद्रचूड़ साहब ने बहुत सख्त टिप्पणी की थी, उनकी टिप्पणियों से बहुत लोग घायल हैं, अब तक इलाज करवा रहे हैं। वो भी लेकिन लेकिन हाँ, वो आदमी को जेल में जाना चाहिए ना। कांग्रेस कर रही बिल्कुल। क्या? मेयर बन गया बस खुश। उस समय से कह रहा हूं कि बहुत हाँ। सख्त टिप्पणी। इस देश में सामान्य आदमी को जुबैर जो है फैक्ट चेक करने वाला शख्स है, उसने जो है इस देश के नफरतियों को एक्सपोज करने का काम किया, तो उस पे मुकदमे हैं 4, जेल का खतरा हमेशा रहता है। और वो अनिल मसीह वो लोकतंत्र के साथ जो है व्यभिचार किया, लोकतंत्र के साथ व्यभिचार किया है। आवाज आपका। और और गैंग में व्यभिचार करने वाले जैसा उस टाइप का व्यभिचार किया, लेकिन उस पर सख्त टिप्पणी करके उसे छोड़ दिया कि बहुत हम छोड़ेंगे नहीं, सख्त टिप्पणी। ये सख्त टिप्पणी क्या होती है? उसका जांच होना चाहिए था कि उसके पीछे मास्टरमाइंड कौन था, रिमोट किसके हाथ में था, मसीह मसीह का मैन्युफैक्चरर कौन था? मैन्युफैक्चरर कोई होगा, वो मसीह अपने मन से थोड़ा कैमरे में झांक करके नीचे वोटो चोरी कर रहा था। उसका मैन्युफैक्चरर पकड़ना चाहिए था, लेकिन टिप्पणी कर दिया। और चंद्रचूड़ की टिप्पणियों पर तो जरूर टिप्पणी एक आखिरी करेंगे कि चंद्रचूड़ की टिप्पणियों से मैं कहा ना कि ऐसे टिप्पणी करके घायल किए हैं वो, कि आज तक वो बेसिकली लोकतंत्र और संविधान दोनों को घायल करके वो शख्स गया है। और बराबर। इतना घायल किया है कि आज तक उसके घाव भरे नहीं है। अभी तो उन घावों पर, वो घाव चाहे प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट को लेकर के जो है जिस तरह ज्ञानवापी में छूट दिया, उसके बाद जो सिलसिला शुरू हुआ, चंद्रचूड़ के दिए घाव ऐसे हैं कि उन घावों पर रोज नमक डाल करके और लाल मिर्च डाल करके रोज रगड़ा जा रहा है। वो गैंग रगड़ रहा है, और ये जख्म, ये घाव, ये बढ़ते जाएंगे। यही घाव और जख्म कहीं इस लोकतंत्र और संविधान की जान न ले ले, यही डर है। चलिए, बराबर। शुभकामनाएं हैं। आप लोग जो है जो जीरो से शुरू कर रहे हैं, उम्मीद है कि ये जीरो 100 में तब्दील हो जाए, और कम से कम इस देश में एक ऐसा ढांचा जो मशीन पर खड़ा हुआ है, संदिग्ध संदिग्ध ढांचा, वो ढांचा ढह जाए। क्योंकि उस ढांचा के ढहने पर ही यह लोकतंत्र की इमारत खूबसूरत नजर आएगी।
इजाजत दीजिए, न्यूज लॉन्चर देखते रहिए। नमस्कार।